Assalamu alaikum students, this is Parvez Aman and you are watching my YouTube and Facebook channel Learn with Studyland। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का और इसकी हम फर्स्ट यूनिट की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में देखें कि सबसे पहले हमारे पास थीम है, उसके बाद ग्लॉसरी है और उसके बाद वोकेबलरी है। ये हम आज के लेसन में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। गिवन टाइम में 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर आपका हो सकता है। आपने स्टूडेंट्स इसको एंड तक ज़रूर देखना है बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। बिकॉज मैं इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ जो गो के आपके एग्जामिनेशन के हवाले से तो नहीं, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताऊंगा। सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ माय लेक्चर। लेट मी स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है थीम ऑफ द लेसन। थीम बेसिकली होता क्या है ये हमें पहले समझना चाहिए। गो कि ये एग्जामिनेशन में नहीं आता है, पेपर में नहीं आता है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और नॉलेज के लिए ये चीज़ मैं आपको बड़ा डिटेल के साथ समझाने जा रहा हूँ कि थीम बेसिकली क्या चीज़ है। थीम आप यूँ समझ लें कि किसी चीज़ का जो सेंट्रल आइडिया होता है, मरकज़ी ख्याल होता है, उसे हम थीम कहते हैं। तो ये जो लेसन हमने पढ़ा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इसका थीम क्या है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है? इसका मरकज़ी ख्याल है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के पैकर थे। तो क्या लिखता है ऑथर इसमें? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ ग्रेट एग्ज़ाम्पल टू ऑल ऑफ मैनकाइंड। आपको इसकी स्टूडेंट होप समझ आ रही होगी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं। अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, कई सारे वाक़यात गिव एविडेंस ऑफ रसूल्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस। कई सारे वाक़यात ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक में हैं जो हमें उनके इंसाफ के बारे में गवाही देते हैं या सबूत पेश करते हैं या ये साबित करते हैं कि वो सबसे बड़े जस्टिस थे। ही अबाइडेड बाई अल्लाह's commands even with the non-Muslims and never made any concession in implementation of justice। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल पैरवी की और कभी भी इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन या उसके नफाज में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती। और अल्लाह का हुक्म क्या था? अल्लाह का हुक्म स्टूडेंट्स ये था कि इंसाफ करो, चाहे वो तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी फैमिली के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे अजीज़ व अक़ारब के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। तो इस कमांडमेंट और इस ऑर्डर की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल पैरवी की। और आगे चलकर आखिर में क्या बताता है? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीलिंग विद द नॉन मुस्लिम्स इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल टू फॉलो फॉर मुस्लिम्स। हजूर पाक सल्लम ने जो गैर मुस्लिम के साथ डीलिंग की या उनके साथ बर्ताव किया, ये हम मुसलमानों के लिए फ़ॉलो करने के लिए, पैरवी करने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें एक जो फ्रेज़ है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड के साथ, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इस एरिए को। अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, बड़ा एक्सपीरियंस है तो 20-22 साल का। लेकिन स्टूडेंट्स, हर इंसान सीखने के अमल से गुज़रता है सारी ज़िंदगी। तो इसमें देखें कि यहाँ पर एक मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीलिंग। अब ये चीज़ क्या है? ये एक कंपाउंड नाउन है। ये क्या चीज़ है? कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है, आप मेरी नाउन की अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें दो नाउन्स होते हैं और वो दो नाउन्स मिलकर एक नाउन फॉर्म करते हैं, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन की झेल में एक आता है पोसेसिव नाउन। क्या आता है स्टूडेंट्स? पोसेसिव नाउन। तो पोसेसिव नाउन कैसे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि उसमें हम पोसेशन शो करते हैं, यानी एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, उसमें हम एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। तो ये रसूल डीलिंग ये बन रहा है एक्चुअली एक पोसेसिव नाउन।
ये होना चाहिए। कंपाउंड नाउन है तो उसकी शक्ल ये पोसेसिव नाउन की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि पोसेशन नहीं आई है, अपोस्ट्रोफे नहीं लगाया हुआ है बुक में। शायद मेरे ख्याल में ये एक कंपोजिंग की गलती है या प्रिंटिंग की मिस्टेक है, या इसको शायद अच्छी तरह से रिव्यू नहीं किया गया है। सो दिस इज़ अ मिस्टेक जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और हो सकता है आई मे रॉन्ग, मैं को परफेक्शन स्टूडेंट्स कहीं भी नहीं है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। अगर मेरा ये लेक्चर कोई ग्रामर का एक्सपर्ट बंदा इसको देख रहा है तो वो मेरी रहनुमाई फरमा सकता है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। इट वुड बी मैटर ऑफ ग्रेट प्लेयर फॉर मी कि मेरी करेक्शन वो कर दे, तो मुझे अभी अंदाज़ हो जाएगा कि मैं गलती पर हूँ। लेकिन मेरे नज़दीक ये गलती है और इसकी करेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए रसूल्स डीलिंग, और ये पोसेसिव नाउन है। सो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। और इसके थीम के सिलसिले में हम आगे चलते हैं। जस्टिस इज़ द कोर टॉपिक ऑफ दिस लेसन इस लेसन का जो कोर टॉपिक है वो जस्टिस है। द ऑथर वांट्स टू मेक ऑल ऑफ अस रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जस्टिस की क्या अहमियत है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालों से हमें इस ऑथर ने बताने की कोशिश की है। और इसकी एक जो रेफरेंस आपके लेसन में आया हुआ है उसको भी मैंने यहाँ पर कोट कर दिया है। वो क्या है कि हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर, यानी कि जब हज़रत उसामा को अहले कुरैश ने अपनी इज़्ज़त प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ऑनर और वक़ार को प्रोटेक्ट करने के लिए उस चोरी करने वाली औरत की सिफारिश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? द रसूल वेरी फ्यूरियसली सैड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुस्से से फरमाया, बनी इसराइल वाज रोन्ड बिकॉज ऑफ दिस, दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच। यानी बनी इसराइल इसी वजह से तबाह बर्बाद हुए कि उन्होंने गरीबों पर तो कवानीन नाफज किए लेकिन अमीरों को माफ़ कर दिया। देयर इज़ नो डाउट दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो जस्टिस के एम्बॉडीमेंट हैं और वो पैकर हैं। सो दिस वाज द थीम ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, और यू कैन से दैट यूनिट नंबर 1 उसका थीम कौन जो है उसको हमने आज ये डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव करते हैं इसकी ग्लॉसरी की तरफ। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ग्लॉसरी चीज़ क्या है। Glossary is a type of dictionary. Before I tell you the meanings of these words, I would like to explain glossary, vocabulary and dictionary, their meanings, their differences and their similarities. तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि ग्लॉसरी का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि वोकेबलरी क्या चीज़ है, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिक्शनरी के मीनिंग क्या है। ये मैं इसलिए करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ 10वीं क्लास या मेट्रो क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही ये इन्फॉर्मेटिव ना हो, बल्कि आप जब आगे जाएं और आपके पोस्ट इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्रीज़ के बाद आप जब कंपटीशन के एग्जामिनेशन, इवन दैट CSS के एग्जामिनेशन में भी जाएँ, तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वहाँ जाकर ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ग्लॉसरी का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है फ़रहंग, लुगत और मुश्किल अल्फाज की फ़हरिस्त वगैरह जो एक किसी भी लैंग्वेज में उसके मीनिंग्स उसको बताया जाए। हिंदी में भी हो सकती है मीनिंग्स उसके, उर्दू में भी हो सकते हैं, अरबिक में भी हो सकते हैं। तो लुगत को या फ़रहंग को हम ग्लॉसरी कहते हैं। वोकेबलरी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ज़ख़ीरा अल्फाज होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें आप अल्फाज को अपने पास रखते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फाज हैं हम कहते हैं कि उसके पास वोकेबलरी उतनी ही ज़्यादा। तो ये ज़ख़ीरा अल्फाज को डील करती है वोकेबलरी। डिक्शनरी क्या है? इसके मीनिंग्स भी सेम हैं ग्लॉसरी वाले। जो ग्लॉसरी के मीनिंग्स हैं वही डिक्शनरी के हैं, फ़रहंग, लुगत या मुश्किल अल्फाज की फ़हरिस्त। तो यूँ हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि ग्लॉसरी और डिक्शनरी एक ही चीज़ है, तकरीबन आलमोस्ट ये एक चीज़ है। और वोकेबलरी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है कि ये अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है जो हमारी मेमोरी में महफूज होता है। तो ग्लॉसरी और डिक्शनरी दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं।
अब स्टूडेंट्स मैं मूव करता हूँ इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ग्लॉसरी में दिए हुए एंसेस्टर, डेस्टिट्यूट वगैरह के मीनिंग्स बताने से पहले कि ग्लॉसरी में और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है और इनमें सिमिलरिटी क्या है। सो आइए हम सबसे पहले इसके डेफिनेशंस देखते हैं कि ग्लॉसरी की डेफिनेशन क्या है और डिक्शनरी क्या है। ग्लॉसरी, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ ग्लॉसरी डील्स with a specific topic in a book or thesis etc. यानी इससे क्या पता चल रहा है कि ग्लॉसरी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो एक ख़ास स्पेसिफिक टॉपिक को डील करता है एक बुक में या एक थीसिस में। अब इसका डिक्शनरी का पहले हम देख लें, उसके बाद फिर मैं ग्लॉसरी की तरफ मूव करता हूँ। अब डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें। The dictionary consists on general collection of words having no specific topic or area of dealing। तो डिक्शनरी क्या चीज़ है? डिक्शनरी एक कंसिस्ट करती है जनरल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर होते हैं। जनरली जितने भी हैं उनको उनके उसके अंदर रखा जाता है। लेकिन ग्लॉसरी में स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। वो स्पेसिफिक क्या होती है कि एक बुक में के एक लेसन के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी जो कलेक्शन है उसे हम ग्लॉसरी के जेल में लाएंगे, और एक लैंग्वेज में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनको एक लिस्ट में रखकर उनके मीनिंग्स बताए जा रहे हैं तो वो हम एक डिक्शनरी की जेल में लाएंगे। ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस, इसकी एग्जांपल थी डेफिनेशंस। अब हम इसकी सिमिलरिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि इनमें सिमिलरिटी क्या है, डिक्शनरी में और ग्लॉसरी में सिमिलरिटी क्या है, और उसके बाद हम इसके अगले वोकैबुलरी के पोर्शन में जाएंगे। सिमिलरिटी इसमें है कि बोथ कंसिस्ट ऑन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये दोनों अल्फाज के ज़ख़ीरा कलेक्शन पर मुश्तमिल होती हैं, इनमें अल्फाज होते हैं। बोथ हैव अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इन दोनों में अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है, यानी हरूफ तहज्जी की तरतीब से ये चलती हैं। बोथ एक्सप्लेन मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। दोनों अल्फाज के मीनिंग्स बताती हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि ग्लॉसरी एक बुक के या एक थीसिस के एक ख़ास टॉपिक के अल्फाज के वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, जबकि डिक्शनरी किसी पूरी लैंग्वेज के वर्ड्स के एक ज़ख़ीरा उसके अंदर मौजूद होता है। तो आइए हम वापस चलते हैं ग्लॉसरी के वर्ड मीनिंग्स की तरफ। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? एंसेस्टर्स, आबा अजदाद। डेस्टिट्यूट, विद नो मनी और पोसेशन, जिसके पास कोई पैसा ना हो या बहुत ही बेआसरा और मुफलिस हो या बेआसरा हो। इक्विटेबल, मुनासिब, फेयर या मुसावात भी हम कर सकते हैं या बराबरी भी कर सकते हैं, इसका मतलब हम। फिर्म, मजबूत, यकीनी, डेफिनिट। फू, दुश्मन, एन एनिमी इन बैटल और वार। एंटरकेड, टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट। मानी क्या इसका? सिफारिश। ये इसके इंग्लिश मीनिंग्स हैं और ये यहाँ इसके उर्दू मीनिंग्स मैंने दे दिए हैं। मैग्नीट्यूड, इम्पोर्टेंस और इफ़ेक्ट। मानी इसका उर्दू में क्या है? अहमियत। ओ, कर्ज लेना, हैव टू गिव सम वन अमाउंट ऑफ मनी। रिवेंज, इंतकाम या बदला। समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू। सीक, टू गेट, तलाश करना। तो ये थे बेटा इसके मीनिंग्स। अब हम इसके लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं वोकैबुलरी का, जो आज के हमारे लेसन का हिस्सा है। उसमें वो कहता है कि गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। सबसे पहले क्या है? मॉडल, नमूना। पाइटी, अब देखें स्टूडेंट्स, ये पाइटी भी बोलते हैं इसको और पीटी भी बोल लेते हैं, तो इसमें कोई इतना कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन और उसके बोलने का स्टाइल उसके साथ ये डील करता है, तो ये लाजमी नहीं। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि जब मैं था यूके में वहाँ स्टडी कर रहा था इंग्लिश लैंग्वेज को, तो मुझे मेरे टीचर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। उसने कहा कि
स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन इवर चेंजिंग है, ये तब्दील होती रहती है विद द पासेज ऑफ टाइम, और ये वेरी करती रहती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम रीजन टू रीजन, एंड समटाइम फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी वेरिएशन इसमें होती है। बट वन थिंग इज़ नॉट चेंजेबल, और वो कौन सी है? इडियम्स हैं। उस पर मैं बाद में बात करूँगा किसी और लेक्चर में। सो ये टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेक्चर लंबा होने की वजह से मैं इसको ज़रा जल्दी वाइंड अप करता हूँ। मॉडल नमूना, पाइटी रहमदिली, इटरनल दायमी, सरमन खुतबा, रिवेंज बदला, कमांडमेंट हुक्म, अपहेल्ड कायम रखना, बरकरार रखना, डेस्टिट्यूट बेआसरा बेसहारा, प्रोक्लेम्ड ऐलान फरमाया, ट्रांसेंड्स मावरा हो जाना, अबूर कर जाना। तो ये स्टूडेंट्स इसके मीनिंग्स थे जो लेसन में इस्तेमाल किए गए, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। और अब मैं चलता हूँ आज के टॉपिक के लास्ट, हमारा जो है बी पार्ट है इसकी तरफ। वो कहता है कि चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमने सिनोनियम देने हैं, ये हमारे MCQs की शक्ल में हमारे सामने हैं। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? इक्विटेबल। इक्विटेबल के ऑप्शन कौन कौन से हैं? फेयर, जस्ट एंड इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये तीनों हैं, ये इक्विटेबल के लिए ये सिनोनियम हैं इक्विटेबल के। अगर हम जनरली इनको देखें ना, जनरली तो ये इक्विटेबल के तीनों सिनोनियम हैं, और ये कन्फ्यूजन आ रही है आपके अंदर। तो किसी हद तक जो इस लेसन में इस्तेमाल किए गए हैं उसकी तनाजुर में अगर हम देखें तो इक्वल को हम निकाल देते हैं, और बाकी ये दोनों जो हैं जस्ट भी और फेयर भी, ये दोनों इसके इक्विटेबल के सिनोनियम हैं। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम इज़ फेयर, बिकॉज जो लेसन के अंदर इस्तेमाल हुआ है उसके लिहाज से फेयर इज़ द बेस्ट सिनोनियम ऑफ इक्विटेबल। जस्ट भी इसका सिनोनियम है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू अवर लेसन इज़, एज यूज्ड इन अवर लेसन इज़ फेयर। नेक्स्ट वन इज़ एंसेस्टर। एंसेस्टर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, फॉर फादर्स। और थर्ड वन इज़ फू, इसका जो करेक्ट है वो एनिमी है। और फिल्म का करेक्ट सिनोनियम है परसिस्टेंट, और ग्लोरियस का करेक्ट सिनोनियम है स्प्लेंडिड। सो ये मैंने इसके अज्जा भी जहाँ पर दे दिए हैं अलहदा से भी, इनको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। होप आपको आज के लेसन की पूरी समझ आई होगी और आप इसको तैयार कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फ्रेश वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।